नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 11th। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो उसी को आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला हेडिंग ले आएंगे जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन in chair forms. Stability of cyclohexane in chair form. तो क्या होता है साइक्लोहेक्सेन? ये आपका साइक्लोहेक्सेन है कि नहीं। 6 कार्बन वाले रिंग को हम क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। रिंग में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। यदि रिंग में कहीं पे डबल बॉन्ड होगा तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, और 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होगा तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन का हमने कन्फॉर्मर्स बनाना सीखा था, है कि नहीं। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मर्स बनाना सीखा था। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कैसे बनाते हैं कन्फॉर्मर्स, बताइए। कन्फॉर्मर बनाने से पहले हम रिंग में क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। तो कैसे नंबरिंग करते हैं? ये 1 है तो इसका सामने वाला कार्बन 1 डैश, ये 2 है तो इसका सामने वाला कार्बन 2 डैश, ये 3 है तो इसका सामने वाला कार्बन 3 डैश। ऐसे नंबरिंग करते थे हम। ये 1 है आपका, ये आपका फ्रंट कार्बन बनेगा, और 2 जो है ये क्या बनेगा? आपका बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हुआ आपका फ्रंट कार्बन, और बैक कार्बन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हुआ आपका बैक कार्बन। यहाँ पे भी ये जो 1 डैश है ये बनेगा आपका फ्रंट कार्बन, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो 2 डैश है ये बनेगा आपका बैक कार्बन, तो उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना समझ में आया? बताइए फ्रेंड। ये आपका फ्रंट कार्बन तो डॉट से रिप्रेजेंट किया, ये आपका बैक कार्बन तो उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया, ये आपका फ्रंट कार्बन तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया, और ये आपका बैक कार्बन तो उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, यहाँ पे एक तीसरा कार्बन भी है और एक 3 डैश कार्बन भी है। तेरा आपका थर्ड कार्बन और ये रहा आपका 3 डैश कार्बन। ठीक है, ये रहा आपका थर्ड कार्बन और ये रहा आपका 3 डैश कार्बन। तो जो थर्ड कार्बन है किससे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको जोड़ देंगे। और यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? 1 डैश कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस साइड भी 1 डैश कार्बन से जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 डैश कार्बन जुड़ा हो तो उसको भी 1 डैश कार्बन जोड़ देंगे। उसके बाद ये फर्स्ट कार्बन है या पहला कार्बन है, इसके पास 2 और बॉन्ड होगा हाइड्रोजन वाला, है कि नहीं। ये जो आपका पहला कार्बन है ये इसके पास 4 बॉन्ड है, ये 4 एटम से कनेक्ट है। पहला तो ये बैक एटम से कनेक्ट है, बैक कार्बन एटम से कनेक्ट है। तो इस डॉट के चारों तरफ जो सर्कल है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो फ्रंट कार्बन है वो बैक कार्बन से कनेक्ट है। उसके बाद आपका फ्रंट कार्बन जो है थर्ड कार्बन से कनेक्ट है, तो यहाँ पे फ्रंट कार्बन का बैक कार्बन के साथ कनेक्शन। उसके बाद फ्रंट कार्बन के पास 2 H वाला बॉन्ड भी है, वो भी बना लेते हैं, H और H। इतना समझ में? बताइए फ्रेंड। इसके बाद ये बैक कार्बन का देखते हैं। तो बैक कार्बन आपका फ्रंट कार्बन से कनेक्ट है, तो ये जो सर्कल है इसके बीच में पॉइंट है वो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका बैक कार्बन जो है फ्रंट कार्बन से कनेक्ट है। बैक कार्बन जो है ये 3 डैश कार्बन से भी कनेक्ट है, इसको बाद में बनाते हैं। उसके बाद बैक कार्बन के पास 2 H वाला बॉन्ड भी होगा, H और H, तो उसको बनाते हैं। तो ये रहा बैक कार्बन का H बॉन्ड और ये रहा बैक कार्बन का H बॉन्ड। अब बैक कार्बन का H बॉन्ड यहीं पे क्यों बनेगा, यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा? इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिया था। हम मोस्ट स्टेबल फॉर्म बना रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म बना रहे हैं। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में क्या होता है? थीटा जो होता है, टॉर्जिनल एंगल जो होता है वो 60 होता है। मतलब फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बॉन्ड के बीच में जो एंगल हमें रखना है कितना है? रखना है 60 रखना है। इसलिए बैक कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पे है, इस बॉन्ड के पीछे नहीं है। बैक कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पे इस बॉन्ड के पीछे नहीं है। इतना समझना है? चलिए, यहाँ पे ये आपका फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन बैक कार्बन से कनेक्ट है, तो इस पॉइंट के चारों तरफ सर्कल है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका फ्रंट कार्बन जो है बैक कार्बन से कनेक्ट है।
उसके बाद ये जो 1 डैश कार्बन है ये थर्ड कार्बन से कनेक्ट है, ये 1 डैश कार्बन थर्ड कार्बन से कनेक्ट है। 1 डैश कार्बन के पास 2 H वाला बॉन्ड भी होगा, तो वो बनाते हैं, ये रहा H और ये रहा H, ठीक है, ये रहा H और ये रहा H किसका, फ्रंट कार्बन का। बैक कार्बन के पास भी 2 H बॉन्ड होगा, तो उसको भी बनाते हैं, एक H यहाँ पे होगा और एक H यहाँ पे होगा, तो ये रहा बैक कार्बन का H और ये रहा आपका बैक कार्बन का H, इसके बाद भी 2 H होगा, ठीक है। चलिए उसका 2 डैश कार्बन किससे कनेक्ट है, 3 डैश कार्बन से भी कनेक्ट है, तो ये आपका 2 डैश कार्बन, तो ये 3 डैश कार्बन से कनेक्ट है, और यहाँ पे सेकेंड कार्बन जो है ये भी आपका 3 डैश कार्बन से कनेक्ट है, तो उसको भी कनेक्ट कीजिए 3 डैश कार्बन से, समझ में आया। अब यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 60 होगा, इन दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होगा फ्रेंड, 60 होगा, क्योंकि हम मोस्ट स्टेबल फॉर्म बना रहे है कि नहीं, हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बना रहे हैं, तो इसमें 2 बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है, 60 होता है, टॉर्जिनल एंगल कितना होता है, 60 होता है, तो ये रहा आपका साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मर्स, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मर। इतना समझ में आया फ्रेंड, बताइए। और क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे यदि H को हम मिटा दें, H को हटा दें, तो इन बॉन्ड्स का नाम बताइए कौन सा एक्सियल बॉन्ड है और कौन सा इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इसमें बताइए कौन सा एक्सियल बॉन्ड है कौन सा इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो एक्सियल बॉन्ड जो होता है एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक्सियल और ये एक्सियल, यहाँ पे भी ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये है एक्सियल और ये है आपका एक्सियल, ये है आपका इक्वेटोरियल और ये है आपका इक्वेटोरियल, इसका ये है आपका इक्वेटोरियल और ये है आपका इक्वेटोरियल, समझ में आया, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड समझ में आया, याद आ रहा है कि नहीं, आपको याद आ रहा है, पिछले चैप्टर में हमसे पढ़ा था ना कि एक्सियल बॉन्ड होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, एक्सियल बॉन्ड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होता है, एंगल पे होता है, ठीक है। चलिए इसका तो हमने क्या और क्या पढ़ा था इसमें, कि जो आपका बल्की ग्रुप होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होता है। यदि कोई भी बल्की ग्रुप आएगा और कोई बल्की ग्रुप है और आप मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना चाहते हो, तो उस बल्की ग्रुप को आप कहाँ पे रखोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखोगे, उस बल्की ग्रुप को कहाँ पे रखोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे रखोगे, ठीक है। चलिए यदि आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करा है, आपको 2 कन्फॉर्मर्स बना के दे साइक्लोहेक्सेन का और उसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, वो कन्फॉर्मर ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें बल्की ग्रुप जो होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, जिसमें बल्की ग्रुप जो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, वो कन्फॉर्मर्स ज़्यादा स्टेबल होगा। और ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस भी किए थे, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया फ्रेंड। तो जो कन्फॉर्मर बना है साइक्लोहेक्सेन का, इसमें यदि आप मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो आपको बल्की ग्रुप को कहाँ पे रखना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना चाहिए, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर यदि हम बल्की ग्रुप को रखेंगे तो कौन सा फॉर्म बनता है, स्टैगर्ड का एंटी फॉर्म बनता है। और यदि हम एक्सियल पोजीशन पे बल्की ग्रुप को रखेंगे तो स्टैगर्ड का गॉच फॉर्म बनता है। और स्टैगर्ड में कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, गॉच या एंटी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए बल्की ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखने पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, या वो वाला जो कन्फॉर्मेंस होता है वो आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। चलिए और हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बनाना सीखा था। बताइए कैसे बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, 2 पैरेलल लाइन बनाते हैं, है नहीं, 2 पैरेलल लाइन बनाते हैं, ये आपका राइट कार्बन, ये आपका लेफ्ट कार्बन, ये आपका राइट कार्बन, ये आपका लेफ्ट कार्बन। तो राइट कार्बन को लेफ्ट कार्बन से जोड़ते हैं, कैसे, राइट कार्बन से पहले एक बड़ा बॉन्ड बनाते हैं और लेफ्ट कार्बन से छोटा, तो आपका राइट कार्बन लेफ्ट कार्बन जुड़ गया। फिर से हमें राइट कार्बन को लेफ्ट कार्बन जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, राइट कार्बन से इस बार छोटा बॉन्ड और लेफ्ट कार्बन से इस बार बड़ा बॉन्ड, एक बार राइट कार्बन से बड़ा, लेफ्ट कार्बन से छोटा, एक बार राइट कार्बन से छोटा और लेफ्ट कार्बन से बड़ा। ये क्या आपका साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है कि नहीं, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। इसमें 2 टाइप के कार्बन है, एक अपवर्ड कार्बन है और एक आपका बैकवर्ड कार्बन है।
ये आपका अपवर्ड कार्बन, ये आपका अपवर्ड कार्बन और ये आपका अपवर्ड कार्बन, ये तीनों आपका अपवर्ड कार्बन है। ये आपका बैकवर्ड कार्बन है, ये आपका बैकवर्ड कार्बन है और ये आपका बैकवर्ड कार्बन है या डाउनवर्ड कार्बन है, ठीक है ना। डाउनवर्ड हो अच्छा शब्द रहेगा, बैकवर्ड मतलब पीछे, डाउनवर्ड। ये आपका अपवर्ड कार्बन है और ये तीनों जो कार्बन है वो डाउनवर्ड कार्बन है। अब इसमें हमने एक्सियल बॉन्ड बनाना भी सीखा था। कैसे बनाते हैं? अपवर्ड कार्बन से वर्टिकली अपवर्ड लाइन बनाते हैं, अपवर्ड कार्बन से वर्टिकली अपवर्ड लाइन बनाते हैं। ये आपका अपवर्ड कार्बन, तो अपवर्ड कार्बन से वर्टिकली अपवर्ड लाइन बनाते हैं और डाउनवर्ड कार्बन से वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन बनाते हैं। अपवर्ड कार्बन से वर्टिकली अपवर्ड लाइन बनाते हैं और डाउनवर्ड कार्बन से वर्टिकली डाउनवर्ड का लाइन बनाते हैं। अपवर्ड कार्बन से ऊपर की तरफ सीधी लाइन और डाउनवर्ड कार्बन से नीचे की तरफ सीधी लाइन। ये बॉन्ड क्या बनेगा? आपका एक्सियल बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका एक्सियल बॉन्ड, ये आपका एक्सियल बॉन्ड, ये आपका एक्सियल बॉन्ड, ये आपका एक्सियल और एक्सियल बॉन्ड, ये आपका एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड, इसमें एक चीज़ और आप वेरीफाई कर सकते हैं। कन्फॉर्मर जब मैं साइक्लोहेक्सेन कन्फॉर्मर्स पिछले लेक्चर में आपको बनाना सिखाया था, तब मैं आपको बता रहा था कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं। कन्फॉर्मर्स के पास दो बॉन्ड होता है, एक होता है एक्सियल और एक होता है इक्वेटोरियल। तो मैंने कहा था कि इन्हीं, जैसे ऐसे करके था आपका बॉन्ड, है कि नहीं। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे था, तो मैंने कहा था इसी बॉन्ड को आप एक्सियल क्यों कहेंगे, इस बॉन्ड को आप एक्सियल क्यों नहीं कहेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था कि जो एक्सियल बॉन्ड होता है, एडजेसेंट कार्बन का जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यही एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था कि जो एडजेसेंट कार्बन का एक्सियल बॉन्ड होता है, जो बगल बगल कार्बन का जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, देखो ये कार्बन और ये कार्बन बगल वाले कार्बन है, तो इसका एक्सियल बॉन्ड ऊपर की तरफ और इसका एक्सियल बॉन्ड नीचे की तरफ। ये कार्बन आपका बगल कार्बन है, तो इसमें एक्सियल बॉन्ड ऊपर की तरफ, इसमें एक्सियल बॉन्ड नीचे की तरफ। ये कार्बन और ये कार्बन आपका बगल का कार्बन है, तो इसमें एक्सियल बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक्सियल बॉन्ड नीचे की तरफ। ये और ये तो आपका बगल का कार्बन नहीं है ना, इसके बीच में एक और कार्बन है ना। ये और ये आपका आसपास का कार्बन है, तो इसमें एक्सियल बॉन्ड ऊपर की तरफ, इसमें एक्सियल बॉन्ड नीचे की तरफ। ये दोनों आपका आसपास से कार्बन है, इसमें एक्सियल बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक्सियल बॉन्ड, इसमें एक्सियल बॉन्ड नीचे की तरफ। तो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्सियल बॉन्ड जो होता है, एडजेसेंट कार्बन का जो एक्सियल बॉन्ड होता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो एक तिरछी लाइन बनाते हैं, एक तिरछी लाइन या स्लैंटेड लाइन बनाते हैं। और स्लैंटेड लाइन बनाते समय हम एक बात ध्यान रखते हैं कि यदि एक्सियल बॉन्ड ऊपर की तरफ है तो स्लैंटेड लाइन नीचे की तरफ, और एक्सियल बॉन्ड नीचे की तरफ है तो स्लैंटेड लाइन, तिरछी लाइन ऊपर की तरफ। जैसे इस कार्बन के पास दो बॉन्ड होगा, एक एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो एक्सियल तो हमने बना लिया, इक्वेटोरियल कैसे बनाएंगे? एक तिरछी लाइन बनाएंगे और जिस डायरेक्शन में आपका एक्सियल बॉन्ड रहेगा उससे उल्टी डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में आपका एक्सियल बॉन्ड है, तो इस डायरेक्शन में होगा आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड। इसका इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे बनाएंगे? एक्सियल बॉन्ड नीचे की तरफ है तो एक तिरछी लाइन ऊपर की तरफ बनाएंगे, हो गया आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड। इसमें बताइए, तो एक्सियल बॉन्ड ऊपर की तरफ है तो तिरछी लाइन नीचे की तरफ इक्वेटोरियल। यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड नीचे की तरफ है तो तिरछी लाइन ऊपर की तरफ तो इक्वेटोरियल। यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड ऊपर की तरफ है तो तिरछी लाइन नीचे की तरफ इक्वेटोरियल। यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड नीचे की तरफ है तो तिरछी लाइन ऊपर की तरफ इक्वेटोरियल। तो ये आपका एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। बताइए फ्रेंड, समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट अभी तक नहीं? ठीक है, चलिए। तो ये रहा आपका एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, चलिए। इसमें हमें मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। क्या करना है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है तो हमें बल्कि ग्रुप को कहाँ पर रखना चाहिए? कहाँ पे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हमें बल्कि ग्रुप कहाँ रखना चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यदि बल्कि ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा तो उस केस में कौन सा फॉर्म बनेगा? उस केस में आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनेगा। तो चेयर फॉर्म में यदि आप मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना चाहते हैं, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, चेयर फॉर्म में यदि आप मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो
तो आपका बल्की ग्रुप जो होगा, बल्की ग्रुप, उसको आपको कहाँ पे रखना है, एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बल्की ग्रुप को कहाँ पे रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। मोस्ट स्टेबल फॉर्म में क्या होगा आपका, बल्की ग्रुप जो होगा वो कहाँ पे होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। ठीक है, वैसे ही जैसा आप कन्फॉर्मर्स में हमने बनाया था ना कि यदि आप मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आपको बल्की ग्रुप को कहाँ पर रखना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। जिस कन्फॉर्मर्स में आपका बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है वो कन्फॉर्मर ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे भी जिस चेयर फॉर्म में बल्की ग्रुप जो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा वो चेयर फॉर्म जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें इसके ऊपर। ये सब पिछले लेक्चर का रिवीजन था, ठीक है ना, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था वही रिवाइज किया। चलिए इसमें आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है ए और बी में। स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। यहाँ पे CS3 है, यहाँ पे CS3। चलिए स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिए। चलिए बताइए फ्रेंड, स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिए। तो अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा। तो दोनों चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म में कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें बल्की ग्रुप जो होगा वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। जिस चेयर फॉर्म में आपका बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा वो चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे है कि नहीं, यहाँ पे बल्की ग्रुप जो है आपका एक्सियल पोजीशन पे, ये एक्सियल पोजीशन है। और इसमें क्या है, कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, बी ज़्यादा स्टेबल होगा ए से, क्योंकि बी में जो बल्की ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और ए में जो बल्की ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे, इसलिए बी ज़्यादा स्टेबल होगा ए से। यहाँ पे बताइए, तो देखो यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे CS3 है। यहाँ पे इथाइल है, इटी का मतलब क्या है, इथाइल, और यहाँ पे CS3 है। इथाइल और CS3 में कौन बल्की होता है, इथाइल और CS3 में आप बताइए कौन बल्की होता है, इथाइल बल्की होता है। तो इथाइल को आपको कहाँ पे रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आपका इथाइल कहाँ पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे जो इथाइल है जो कि आपका बल्की ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे, और यहाँ पे जो इथाइल है जो आपकी जो आपका बल्की ग्रुप है वो कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, बी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा ए फॉर्म से। ठीक है, बी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा ए फॉर्म से, क्योंकि इसमें जो आपका बल्की ग्रुप है वो कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और इसमें जो आपका बल्की ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे। और बल्की ग्रुप जहाँ कहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका बल्की ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए
फिर से आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। चलिए बताइए फ्रेंड, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए। अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो देखो फ्रेंड, इसमें जो दोनों ग्रुप है CH3 और ये इथाइल, ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे है। इसमें दोनों ग्रुप जो है वो आपका एक्सियल पोजीशन पे है। इसमें आपका दोनों ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। इसमें आपका दोनों ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। इसमें जो है एक ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पे और दूसरा एक्सियल पोजीशन पे है। यहाँ पे भी वही है कि एक ग्रुप जो है आपका इक्वेटोरियल पे और दूसरा एक्सियल पे। ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, और यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पे और यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है एक्सियल पे। तो अब बताइए फ्रेंड, कौन सा पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होता है, इक्वेटोरियल या एक्सियल? इक्वेटोरियल पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, डी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। जो डी होगा ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और ए जो होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें दोनों में से कोई भी ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे नहीं है। इसमें तो दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और इन दोनों में एटलीस्ट एक एक ग्रुप तो आपका, दोनों में से एक ग्रुप एटलीस्ट जो है वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे CH3 है, पर इसके पास ऐसा एक भी ग्रुप नहीं है जो कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी होगी कैसी होगी, लीस्ट होगी, और डी की जो स्टेबिलिटी होगी वो मोस्ट होगी, क्योंकि डी के केस में जो दोनों ग्रुप जो है वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, तो डी आपका मोस्ट स्टेबल होगा और ए जो आपका होगा आपका लीस्ट स्टेबल होगा। बी और सी में बताइए। तो देखो बी और सी में क्या है, दोनों में एक ग्रुप एक्सियल पे और दूसरा ग्रुप इक्वेटोरियल पे है। तो फिर यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बल्कि ग्रुप वाला। बल्कि ग्रुप कहाँ पे स्टेबल होता है, दोनों में से जो बल्कि ग्रुप होगा उसे हमें कहाँ पे रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में। तो ये आपका CH3 है और ये आपका इथाइल है। यहाँ पे भी आपका इथाइल है और यहाँ पे CH3 है। तो इथाइल और CH3 में कौन बल्कि ग्रुप होता है, बताइए। इथाइल और CH3 में कौन सा ग्रुप बल्कि फॉर्म होता है, कौन सा ग्रुप बल्कि होता है, इथाइल। यदि आपका इथाइल बल्कि ग्रुप है तो उसको आपको कहाँ पे रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और CH3 को कहाँ पे रखना है, एक्सियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे इथाइल कौन सी पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि बल्कि ग्रुप इथाइल है, इथाइल बल्कि ग्रुप है, तो उसको कौन सी पोजीशन पे रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पे और यहाँ पे एक्सियल पे, इसलिए जो सी का स्टेबिलिटी होगा वो बी से ज़्यादा हो जाएगा। सी की स्टेबिलिटी होगी बी से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे जो आपका बल्कि ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे और वहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे, और बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये लीस्ट स्टेबल था क्योंकि इसके पास एक भी ऐसा ग्रुप नहीं था जो एक्सियल पोजीशन लेके रखा हो। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल था क्योंकि इसमें दोनों जो ग्रुप है
वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। इन दोनों का हमने वैसे ही पता किया कि बल्कि ग्रुप को हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? चलिए, समझ में आया ना? आपको कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रहा है चेयर फॉर्म में? ये तो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन, नहीं स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन का तो लेक्चर इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया। पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था? कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, तो उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हुआ होगा, तो यदि आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा है और उसको रिवाइज किया है तो अब आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होता होगा, है कि नहीं? कि अभी भी दिक्कत हो रहा है? नहीं, शायद आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए, इसमें भी आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। चलिए बताइए फ्रेंड, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, 5 तक गिन देता हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए, वीडियो पॉज करके अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो 2 ग्रुप है OH और NH2, ये दोनों कहाँ पे आपका एक्सियल पोजीशन पे। पहला ग्रुप भी आपका एक्सियल पोजीशन पे और दूसरा ग्रुप भी आपका एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे पहला ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे और दूसरा ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। और अभी तक हमने पढ़ा है यदि आपका ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, तो वो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें एक भी ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे नहीं है और इसमें आपका एक ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इसलिए हम बोल देंगे कि बी ज़्यादा स्टेबल होगा ए से। ठीक है, बी ज़्यादा स्टेबल होगा ए से। समझ में आया? पर यहाँ पे ये आंसर जो है गलत है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो फ्रेंड, जब आपका ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे होता है तो स्टैगर्ड में कौन सा फॉर्म बनता है? गॉच फॉर्म बनता है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यदि आपका ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे होता है, बल्कि ग्रुप यदि आपका एक्सियल पोजीशन पे होता है तो स्टैगर्ड में गॉच फॉर्म बनता है। और यदि आपका बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है तो स्टैगर्ड में कौन सा फॉर्म बनता है? एंटी फॉर्म बनता है। और इन जनरल एंटी फॉर्म जो होता है वो गॉच फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। इन जनरल जो होता है आपका एंटी फॉर्म जो होता है गॉच फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। पर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हमने पढ़ा था, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उस केस में जो आपका गॉच फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी फॉर्म से। याद है आपको? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो तो उस केस में जो आपका गॉच फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी फॉर्म से। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है? हो सकता है। देखो H और N, OH के साथ जब NH2 हो, NO2 हो, इसके बाद आपका एल्डिहाइड हो, अमाइड हो, उसके बाद एसिडाइड हो, इस सब केस में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे H और N के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है तो कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा?
यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है तो कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है? गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। और गॉच फॉर्म कब बनेगा? जब दोनों ग्रुप कहाँ पे हो? एक्सियल पोजीशन पे हो। एक्सियल पोजीशन पे तो आपका गॉच फॉर्म बनता है ना, और इक्वेटोरियल पर तो एंटी बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, और जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होती है तो उस केस में जो होता है गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी फॉर्म से। और गॉच फॉर्म कब बनेगा? जब आपका दोनों ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हो, जो कि यहाँ पे हो रहा है, इसलिए ए ज़्यादा स्टेबल होगा बी से। तो इन जनरल जो होता है आपका बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे स्टेबल होता है। पर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो, तो उस केस में जो आपका बल्की ग्रुप होता है वो एक्सियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी से, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्सियल पोजीशन पे और यहाँ पे एक ही एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है ना, दिख रहा है ना, यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, तो कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसान होगा? यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होगा? आसान होगा। यहाँ पे बताइए, तो देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पे H है और F है। जब OH के साथ FO, NH2 हो, NO2 हो, एल्डिहाइड, अमाइड, हलाइड, एसिड हलाइड, तो इस केस में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में आपका गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी से। और गॉच कब बनता है? जब आपका दोनों ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हो। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप आपका एक्सियल पोजीशन पे, और यहाँ पे एक ग्रुप एक्सियल पे और दूसरा जो है इक्वेटोरियल पे है। तो किस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से होगा? इसमें होगा। इसमें आपका गॉच बनेगा और इसमें आपका क्या बनेगा? एंटी बनेगा। तो गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा? ये वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिटा दे। चलिए, तो इन जनरल जो आपका बल्की ग्रुप होगा, बल्की ग्रुप मोर स्टेबल कौन सी पोजीशन पे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। पर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जब आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो उस केस में जो आपका बल्की ग्रुप है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कौन सी पोजीशन पे? एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो बल्की ग्रुप मोर स्टेबल इक्वेटोरियल इन जनरल, पर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बल्की ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होगा एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, चलिए इस बातों को याद रखेंगे आप। चलिए, यही था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन चेयर फॉर्म। तो इसमें आपको चेक करना है कि बल्की ग्रुप कौन सी पोजीशन पर रहना चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना चाहिए इन जनरल। तब वो वाला आपका जो चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का वो ज़्यादा स्टेबल होगा। पर जब बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आ जाए या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो, तो उस केस में जो है बल्की ग्रुप कहाँ पे स्टेबल होगा? एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं जीआई इन साइक्लोहेक्सेन। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और अब चेयर फॉर्म में है साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में हम देखेंगे जीआई।
Gi in cyclohexane। अब चेयर फॉर्म, तो क्या साइक्लोहेक्सेन जीआई दिखाता है? क्या सारे के सारे साइक्लोहेक्सेन जीआई दिखाते हैं? नहीं, वही साइक्लोहेक्सेन जीआई दिखाएगा जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट हो, है कि नहीं? हमने साइक्लोअल्केन में पढ़ा था कि वही साइक्लोअल्केन जीआई दिखाएगा जिसके पास दो सब्स्टिट्यूएंट हो। जिसके पास दो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो जीआई दिखाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे CH3 हो, तो ये आपका जीआई दिखाएगा। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, CH3, तो ये आपका क्या करेगा? जीआई दिखाएगा। तो सारा साइक्लोहेक्सेन जीआई नहीं दिखाता है, वही साइक्लोहेक्सेन आपका जीआई दिखाता है जिसके पास दो सब्स्टिट्यूएंट हो। तो इसमें दो फॉर्म बनता है, एक बनता है आपका सिस और दूसरा होता है ट्रांस। सिस और दूसरा होता है ट्रांस। तो सिस में क्या होता है? ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड होता है। जैसे इसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? सेम साइड होगा। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, CH3। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों CH3 जो है फ्रेंड वो प्लेन से बाहर है। इसका ये मतलब है कि दोनों CH3 जो है आपका प्लेन से बाहर है। तो पेंट कर देते हैं, बुक में सब पेंट करके दिखाए रहते हैं। इसका क्या मतलब है कि दोनों CH3 जो है आपका प्लेन से बाहर है। जैसे ये बोर्ड का प्लेन मान लीजिए, तो देखो दोनों CH3 कैसे, जैसे ये बोर्ड के प्लेन में मान लीजिए आपका साइक्लोहेक्सेन है, तो दोनों CH3 ऐसे हैं, ठीक है? दोनों CH3 ऐसे हैं। जैसे इसको आप साइक्लोहेक्सेन मान लीजिए, तो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला CH3 ऐसे है और इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला CH3 ऐसे है। तो दोनों CH3 क्या आपका प्लेन से बाहर है। तो ये कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म है, क्योंकि इसमें दोनों CH3 जो है प्लेन से बाहर दिख रहे हैं, दोनों CH3 जो है सेम साइड है, तो ये सिस फॉर्म है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों CH3 प्लेन के अंदर साइड हो। इसमें दोनों CH3 प्लेन के अंदर साइड हो। जैसे देखिए ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, तो दोनों CH3 जो है प्लेन के अंदर साइड है, कुछ ऐसे, ठीक है? ये ऐसे, ठीक है? दोनों CH3 जो है प्लेन के अंदर साइड है। तो ये आपका सिस फॉर्म, ये आपका सिस फॉर्म है, ठीक है? कुछ किताबों में ऐसा भी बना के दिया रहता है, CH3H दोनों CH3 सेम साइड है, ठीक है? सिस फॉर्म, दोनों CH3 सेम साइड है। तो दोनों CH3 प्लेन के बाहर है या दोनों CH3 प्लेन के अंदर है, या यहाँ पे ऐसे ही बना के दिया था कि दोनों CH3 सेम साइड है, तो क्या हो गया? सिस फॉर्म। इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा? इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा? तो
तो इसमें एक CH3 प्लेन के बाहर तो दूसरा CH3 प्लेन के अंदर। CH3 इसमें एक CH3 प्लेन के अंदर तो दूसरा CH3 प्लेन के बाहर। नहीं ये तो अंदर ना, यही बनेगा। अभी किसी को एक को अंदर कर दो, यही बनेगा ना। दूसरे में भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक इसको मैं अंदर कर दूंगा और उसको बाहर कर दूंगा, तो एक ही फॉर्म बनता है ट्रांस में, ठीक है ना। इसमें आपको एक CH3 को अंदर और दूसरे CH3 को बाहर करना पड़ेगा। अब यदि मैं इसको अंदर कर दूँ इसे तो मुझे बाहर ही करना पड़ेगा, बाहर ही करना पड़ेगा, तो सेम बात है, ठीक है ना। तो ट्रांस में एक CH3 प्लेन के अंदर और दूसरा CH3 जो होगा वो प्लेन से बाहर। जैसे समझ लीजिए ये प्लेन से अंदर तो दूसरा प्लेन से बाहर, प्लेन के अंदर प्लेन के बाहर। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म। इसमें दोनों CH3 क्या दिख रहे हैं आपको, अपोजिट साइड दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म। इसको किताबों में ऐसे भी बनाया रहता है। CH3 H CH3 और H, तो दोनों CH3 आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म। तो सिस फॉर्म में क्या होता है, दोनों CH3 जो होता है वो सेम साइड होता है, और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, दोनों CH3 जो होता है अपोजिट साइड होता है, ठीक है। समझ में आया? ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि साइक्लोहेक्सेन GI दिखाना चाहता है तो उसे 2 सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद 2 सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, है कि नहीं, एटलीस्ट 2 सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। और भी कंडीशन थी, सारी कंडीशन आपको याद है कि 2 सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, दोनों अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए, है कि नहीं। 2 सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, दोनों अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इसके साथ एक और कंडीशन थी कि एक ही कार्बन से कनेक्ट होने वाला यदि एक कार्बन से 2 सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट है तो दोनों सेम नहीं होना चाहिए थी, सेम नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन याद है आपको साइक्लोएल्केन के लिए? हाँ, तो ये चारों कंडीशन यदि पूरा होगा साइक्लोहेक्सेन में भी, तब साइक्लोहेक्सेन GI दिखाएगा, ठीक है। चलिए अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सिस फॉर्म है, कौन सा ट्रांसफॉर्म है साइक्लोहेक्सेन में, ये तो हमें पता है। देखेंगे कि जो आइडेंटिकल ग्रुप है वो सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। यदि आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है तो सिस, और यदि आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड है तो ट्रांस, ये हमें पता है। पर चेयर फॉर्म में कैसे पता करेंगे? चेयर फॉर्म में तो हम नहीं पता कर सकते कौन सा सेम साइड है और कौन सा अपोजिट साइड है, तो चेयर फॉर्म में थोड़ा अलग तरीके से पता करते हैं। इसमें 2 कंडीशन है। पहला जो है आपका बोथ द सब्स्टिट्यूएंट एट एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब आपका दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है या तो एक्सियल पे है या तो इक्वेटोरियल पे है। दोनों सब्स्टिट्यूएंट या तो एक्सियल पे है या तो इक्वेटोरियल पे है। जैसे CH3 और यहाँ पे बना देते हैं CH3। तो यहाँ पे देख लो ना, जो आपका दोनों सब्स्टिट्यूएंट है एक्सियल पोजीशन पे, यहाँ पे आपका क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है एक्सियल पोजीशन पे, या दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। या आपका जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है एक्सियल पोजीशन पे, और यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट या तो एक्सियल पे होना चाहिए या तो आपका इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। तो उस केस में जो आपका GI होता है फ्रेंड, उस केस में जो आपका GI होता है वो होता है डिफरेंस इन नंबर, डिफरेंस इन नंबर। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2, देखो यदि ये 1 ले लिया तो यही तो 2 लेगा ना।
फिर इसके बाद ये 3 और ये 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। सबसे पहले आपको नंबरिंग करना पड़ेगा और दोनों सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन पे वो आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पे है तो 1 एक्सियल, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी एक्सियल पे है तो 2 एक्सियल। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करके लिखना पड़ेगा कि आपका सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है। तो यहाँ पे पहला सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक्सियल पे है और पहले नंबर पे, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है दूसरे नंबर पे वो भी एक्सियल पे है। ठीक है, तो पहले नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है एक्सियल पे है, दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है एक्सियल है। इसमें आपको क्या करना है, नंबर का डिफरेंस लेना है। कौन से नंबर का, इसी नंबर का डिफरेंस लेना है। 2 - 1 कितना, 1। 2 - 1 1। यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे 1, अब 2 इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ पे 2 करेंगे तभी तो इसका मिनिमम नंबर मिलेगा ना। हाँ, 2 3 4 5 6। बताइए कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, पहले नंबर पे और इक्वेटोरियल पे है, तीसरे नंबर पे है और इक्वेटोरियल पे है। पहले नंबर पे है, इक्वेटोरियल पे है, तीसरे नंबर पे इक्वेटोरियल पे है। तो इसमें क्या करना है, आपको नंबर का डिफरेंस लेना है। तो 3 - 1, यहाँ पे भी नंबर का डिफरेंस लेना है 2 - 1। ठीक है, अब जो डिफरेंस है, जो नंबर का डिफरेंस है, यदि वो इवन है, इवन है, यदि नंबर का डिफरेंस इवन है, जैसे देखिए यहाँ पे 3 - 1 2, 2 एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है। यदि नंबर का डिफरेंस इवन है तो आपका 6, यदि नंबर का डिफरेंस इवन है तो 6, और नंबर का डिफरेंस यदि ऑड है तो ट्रांस, और नंबर का डिफरेंस यदि ऑड है तो ट्रांस। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर का डिफरेंस क्या है, 2 - 1 1, 1 क्या होता है, इवन या ऑड, ऑड नंबर होता है, तो ट्रांस, ये ट्रांस फॉर्म और ये आपका सिस फॉर्म। ठीक है, तो यदि आपका दोनों सब्स्टिट्यूएंट या तो एक्सियल पोजीशन पे है या आपका दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पे है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक्सियल पे एक इक्वेटोरियल पे, वो कंडीशन नंबर 2 है, उसको भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो एक एक्सियल पे है और एक इक्वेटोरियल पे है, ऐसा वाला कंडीशन नंबर 2 है हमारा। यहाँ पे हमारा दोनों सब्स्टिट्यूएंट या तो एक्सियल पे होना चाहिए या तो इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। तो उसमें हमें जीआई देखने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। यदि हमारा डिफरेंस इवन आ रहा है तो हम बोल देंगे सिस है, और यदि हमारा डिफरेंस ऑड आएगा तो हम क्या बोल देंगे, ट्रांस है। ठीक है, डिफरेंस इवन तो सिस और डिफरेंस ऑड तो ट्रांस। ठीक है, चलिए समझ में आया, समझ में आया ना फ्रेंड। चलिए, इसमें आपको बताना है कि सिस है कि ट्रांस है, और साथ में बताना भी है कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है या ट्रांस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। कैसे पता करेंगे, देखेंगे कि बल्कि ग्रुप कहाँ पे है, बल्कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे CH3 और आपका ET, चलिए बताइए फ्रेंड, कौन सा फॉर्म सिस है और कौन सा फॉर्म ट्रांस है। साथ में आपको भी बताना है
कि सिस ज़्यादा स्टेबल है कि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलिए अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद पहला सब्स्टिट्यूएंट पहले पोजीशन पे है और ये क्या है, एक्सियल है, तो 1 एक्सियल, यहाँ पे भी 2 एक्सियल, ये भी तो आपका एक्सियल पोजीशन पे है ना। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे पहले नंबरिंग करेंगे 1, और यदि 1 है तो यहीं पे 2 जाएगा क्योंकि इसको मिनिमम नंबर देना है, 1 2 3 4, और इसको 5वां नंबर मिलेगा इधर से, और इधर से तीसरा, तो 1 2 3, पहला सब्स्टिट्यूएंट पहले पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो 1 ई, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है तीसरे पोजीशन पे और ये भी इक्वेटोरियल पे, तो 3 ई, मतलब पहला कंडीशन है। यहाँ पे जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है वो एक्सियल पोजीशन पे या तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ये हमारा पहला केस है, बोथ द सब्स्टिट्यूएंट एट एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो इस केस में कैसे जीआई निकालते हैं, नंबर का डिफरेंस लेते हैं, तो 2 - 1, 2 - 1, तो क्या आया 1। 1 क्या है, एक ऑड है या इवन है, ऑड है, तो ऑड में कौन सा फॉर्म आता है, ट्रांस फॉर्म आता है, ये होगा आपका ट्रांस। यहाँ पे नंबर का डिफरेंस लेंगे, 3 - 1 2, 2 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है या एक ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या आता है आपका 6 आता है, 3 - 1 जो है 2, और 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में 6 आता है, तो ये 6 होगा और ये आपका ट्रांस होगा। इतना समझ आया फ्रेंड, बताइए। ये होगा आपका ट्रांसफॉर्म और ये होगा सिस फॉर्म। साथ में हमें स्टेबिलिटी भी पता करना था, तो ये हमें पता है कि बल्कि ग्रुप जो होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होता है। जो आपका बल्कि ग्रुप जो होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है और यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है फ्रेंड वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो आप बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये या ये? मेरे ख्याल से तो ये, क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है, तो इक्वेटोरियल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, है कि नहीं? तो बी ज़्यादा स्टेबल होगा ए से, बी ज़्यादा स्टेबल होगा ए से। इसका मतलब है कि जो सिस है वो ज़्यादा स्टेबल होगा ट्रांस से, क्योंकि बी जो है सिस फॉर्म है और ए जो है आपका ट्रांस फॉर्म है, तो सिस जो है ज़्यादा स्टेबल होगा ट्रांस से। ठीक है, अब चलिए, अब कुछ स्टूडेंट ऐसा कॉन्सेप्ट याद रखते हैं कि जो ट्रांस फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से, है कि नहीं? कुछ स्टूडेंट ऐसा याद कर लेते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में जो दो ग्रुप के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है और सिस फॉर्म में कम होता है। पर ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे सिस फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है ट्रांसफॉर्म से, तो बस ये एक मिथ है कि ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड? चलिए, चलिए अब हम दूसरा टाइप बढ़ते हैं, जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट होगा आपका एक्सियल पे और दूसरा होगा आपका इक्वेटोरियल पे। तो दूसरी कंडीशन जिसमें वन सब्स्टिट्यूएंट at axial and other at equatorial। ठीक है, एक एक्सियल पे है और दूसरा कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे। तो वन सब्स्टिट्यूएंट एट एक्सियल और अदर एट इक्वेटोरियल, दूसरा आपका इक्वेटोरियल पे। देखिए, इसमें एक एक्सियल पे और एक आपका इक्वेटोरियल पे। तो इसमें कैसे करते हैं, इसमें भी आपको यही करना है, जीआई के लिए डिफरेंस लेना है। जीआई के लिए पहले क्या करना है, डिफरेंस लेना है।
डिफरेंस इन नंबर, डिफरेंस इन नंबर, ठीक है, नंबर के बीच के डिफरेंस लेना है और इसमें क्या करना है आपको +1 ऐड कर देना है। पहले नंबर का डिफरेंस निकालना है और उसमें आपको क्या करना है +1 ऐड कर देना है। अब यदि आपका डिफरेंस +1 इवन है तो फिर से आपका 6 होगा और डिफरेंस +1 ऑड है तो आपका ट्रांस होगा, ठीक है। इसमें बस आपको +1 ऐड करना है, जो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है उसमें क्या करना है, बस आपको +1 ऐड करना है और +1 ऐड करने के बाद यदि आपका इवन आ रहा है तो सिस फॉर्म है और ऑड आ रहा है तो ट्रांस फॉर्म है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 एक्सियल है, 3 इक्वेटोरियल है कि नहीं, ये आपका एक्सियल है और ये आपका इक्वेटोरियल है, तो 1 एक्सियल है 3 इक्वेटोरियल है। नंबर का डिफरेंस 3 - 1 2 और एक एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे है, तो ये हमारा सेकंड कंडीशन है। तो इसमें क्या करते हैं डिफरेंस में 1 ऐड भी करते हैं, तो डिफरेंस आया 2, इसमें एक ऐड कर देंगे 1, तो 3 क्या है फ्रेंड, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में यदि ऑड नंबर आ रहा है तो ऑड नंबर में कौन सा फॉर्म बनता है ट्रांस, तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया ट्रांस फॉर्म हो गया, ठीक है, ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया ट्रांस फॉर्म हो गया। समझ में आया फ्रेंड, बताइए। तो इसमें क्या करना है आपको नंबर के बीच का डिफरेंस लेना है, उसमें +1 ऐड कर देना है। डिफरेंस +1 यदि इवन है तो सिस और डिफरेंस +1 यदि ऑड है तो ट्रांस। समझ में आया फ्रेंड, चलिए चलिए बताइए फ्रेंड, ये आपका सिस फॉर्म है कि ट्रांस फॉर्म है। तो ये दूसरा कंडीशन है जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है एक्सियल पोजीशन पे। तो इसमें हम कैसे पता करते हैं जीआई, सबसे पहले नंबर के बीच का डिफरेंस लेते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, नंबर के बीच का सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कहाँ पे एक्सियल पे है कहाँ पे इक्वेटोरियल पे है। तो ये आपका एक्सियल और ये आपका ये इक्वेटोरियल, 1 इक्वेटोरियल और सेकंड आपका एक्सियल। तो एक इक्वेटोरियल पे और दूसरा एक्सियल पे, तो नंबर के बीच का डिफरेंस तो 2 - 1 1 प्लस इसमें 1 ऐड भी करेंगे क्योंकि एक एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे, तो 2। जब आपका जीआई 2 होता है तो कौन सा फॉर्म बन के आता है सिस, तो ये आपका बनेगा सिस, ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए अब थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले और दूसरे कंडीशन के।
चलिए आपको बताना है सिस है कि ट्रांस है। चलिए बताइए। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले पहचानिए कौन सा कंडीशन है, पहला कंडीशन है या दूसरा कंडीशन है। तो ये पहला कंडीशन है, यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है आपका एक्सियल पोजीशन पे है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे और उसमें डिफरेंस निकालेंगे। तो ये आपका 1 है, किस साइड से इसको मिनिमम नंबर मिल रहा है, तो 1 2 3 4, यहाँ से तो चौथी पोजीशन मिल रहा है और यहाँ पे भी 1 2 3 4, दोनों साइड से चौथी पोजीशन मिल रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ तो दोनों साइड से चौथी पोजीशन मिल रहा है। तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर लीजिए, 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है आपका एक्सियल पोजीशन पे है। सबसे पहले तो लिखिए कहाँ कहाँ पे, तो 1 वाला एक्सियल है और 4 वाला भी आपका एक्सियल है। तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पे है, तो इसमें नंबर के बीच का डिफरेंस लेंगे। तो 3 - 1 तो 3 आया। 3 क्या होता है आपका, इवन या ऑड, ऑड होता है। तो ऑड में आपका बनेगा ट्रांस, तो ये आपका ट्रांस है, सॉरी हाँ ऑड में ट्रांस बनता है ना, ट्रांस है। इसमें +1 ऐड नहीं करेंगे ना, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो आपका एक्सियल पोजीशन पे है। +1 ऐड कब करते हैं, एक एक्सियल पे हो और दूसरा इक्वेटोरियल पे हो, तो यहाँ पे नहीं है। चलिए तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। इसमें बताइए, तो पहचानिए पहला कंडीशन है या दूसरा, दूसरा, क्योंकि एक एक्सियल पे है और दूसरा इक्वेटोरियल पे है। तो इसमें डिफरेंस नंबर का निकालेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। तो नंबरिंग करते हैं, 1 किसी साइड से नंबरिंग कर लीजिए तो चौथा नंबर ही मिलने वाला है, 1 2 3 4। तो जो पहला है आपका इक्वेटोरियल पे और चौथा जो है वो एक्सियल पे, इक्वेटोरियल एक्सियल। तो नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, 4 - 1 3 और इसमें 1 ऐड करेंगे क्योंकि एक एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे। तो 3 + 1 4, और 4 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर में क्या बनता है, सिस या ट्रांस, सिस। तो ये आपका सिस फॉर्म होगा, ठीक है ना फ्रेंड। सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये कौन सा कंडीशन है, पहला वाला या दूसरा वाला। उसके बाद तो आसानी है, बताइए पहचानिए ये पहला कंडीशन है दूसरा, दूसरा कंडीशन है, क्योंकि एक एक्सियल है और दूसरा इक्वेटोरियल है। तो इसमें सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, तो 1 तो 2 इधर पे, क्योंकि जब इसको 2 नंबर देंगे तभी तो मिनिमम नंबर मिलेगा ना इसको। हाँ 3 4 5 6। तो 1 जो है पहला सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कहाँ पे है, एक्सियल पे, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पोजीशन पे है और वो इक्वेटोरियल पे है। तो 2 - 1 तो 1, और प्लस इसमें 1 ऐड भी करेंगे क्योंकि ये दूसरा कंडीशन है, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल वाला। तो 1 + 1 2,
इवन नंबर है तो सिस। ये पहचानिए कौन सा है, पहला कंडीशन है दूसरा, पहला है क्योंकि दोनों जो है आपका इक्वेटोरियल पे है, ये भी आपका इक्वेटोरियल पे है, ये भी आपका इक्वेटोरियल पे है, तो ये पहला कंडीशन है। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, यदि इसको नंबर 1 दे दें तो इसको नंबर 2 ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसको नंबर 2 देंगे तभी तो इसको मिनिमम नंबर मिलेगा ना। यदि इसको 1 इसको 2 दे देंगे तो 2 3 4 5 यहाँ पे 5वां नंबर मिलेगा और इस साइड से तीसरा, तो ऐसे नंबरिंग करेंगे 3 4 5 और ये हो गया आपका 6, ऐसे नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए बताइए, पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है तो 1 इक्वेटोरियल, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है तो 3 इक्वेटोरियल, दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे, पहला कंडीशन है तो सिर्फ नंबर का डिफरेंस लेना है। 3 - 1 2, 2 क्या है, एक इवन नंबर है या ऑड है, इवन नंबर है तो हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले पहचानना है कि कौन सा कंडीशन है, पहला या दूसरा। यदि दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पे है या दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो पहला कंडीशन है। इसमें क्या करना है, आपको नंबर के बीच का सिर्फ डिफरेंस लेना है। यदि डिफरेंस आपका इवन तो 6 और डिफरेंस यदि आपका ऑड तो ट्रांस। यदि एक आपका एक्सियल पे है और दूसरा आपका इक्वेटोरियल पे है तो सेकंड कंडीशन है। तो उसमें क्या करना है, आपको नंबर का डिफरेंस तो लेना ही है, उसमें भी आपको नंबर का डिफरेंस लेना ही है, प्लस उसमें 1 ऐड करना है, उसमें नंबर का डिफरेंस लेना है प्लस 1 ऐड करना है। और उसके बाद यदि आपका इवन आ रहा है तो सिस फॉर्म है और ऑड आ रहा है तो ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, कर लेंगे ना फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग, इसमें हम क्या करेंगे, चेयर फॉर्म को फ्लिप करके, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म को फ्लिप करके चेयर फॉर्म बनाएंगे, चेयर फॉर्म को फ्लिप करके चेयर फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बनाते हैं। ये आपका साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, ठीक है, इसको फ्लिप करना है, मतलब इसको घुमाना है और इस डायरेक्शन में घुमाना है। अब जैसे ही आप साइक्लोहेक्सेन को घुमाओगे इस डायरेक्शन में तो इससे क्या बन के आएगा, इससे आपका बन के आएगा चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, सॉरी चेयर फॉर्म को यदि आप फ्लिप करोगे तो उससे आपका बन के आएगा हाफ चेयर। चेयर फॉर्म को फ्लिप करोगे तो बन के आएगा हाफ चेयर। अब ये कैसे बना, इसके लिए आपको 3D व्यू चाहिए, यहाँ पे हम 3D में कैसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि चेयर फॉर्म को यदि आप फ्लिप करोगे तो क्या बनेगा, हाफ चेयर बनेगा। ठीक है, और यदि हाफ चेयर को फिर ऐसे घुमा के आप फ्लिप करोगे तो आपको ट्विस्टेड बोर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉरी बोर्ड मिलेगा। यदि आप चेयर फॉर्म को फ्लिप करोगे इस डायरेक्शन में तो क्या बनेगा आपका, हाफ चेयर, दिख रहा है ना हाफ चेयर जैसा, या हाफ चेयर। और हाफ चेयर को आप फ्लिप करोगे तो आपका कौन सा फॉर्म बन के आएगा, बोर्ड फॉर्म। दिख रहा है बोर्ड जैसा, बोर्ड जैसा दिख रहा है, तो बोर्ड फॉर्म। तो चेयर को फ्लिप किया तो हाफ चेयर, हाफ चेयर को फ्लिप किया तो बोर्ड फॉर्म। अब बोर्ड फॉर्म को यदि फ्लिप करेंगे ना आप ऐसे तो फिर से हाफ चेयर बन के आएगा। यदि आप बोर्ड फॉर्म को फ्लिप करोगे तो फिर से हाफ चेयर बन के आएगा, पर उल्टे डायरेक्शन से। इस बार हाफ चेयर आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हाफ चेयर को यदि आप फ्लिप करोगे तो आपका बनेगा बोर्ड फॉर्म। अब बोर्ड फॉर्म को फिर से आप फ्लिप करोगे इसी डायरेक्शन में या ऐसे तो क्या बन के आएगा आपका,
फिर से आपका हाफ चेयर बन के आएगा। अब बोर्ड को फ्लिप करोगे तो फिर से आपका हाफ चेयर बन के आएगा। अब यदि हाफ चेयर को आप ऐसे फ्लिप करोगे, हाफ चेयर को यदि आप ऐसे फ्लिप करोगे तो क्या बनेगा? देखो, यदि आपने चेयर फॉर्म को ऐसे फ्लिप किया था तो हाफ चेयर बना था। यदि हाफ चेयर को आप ऐसे फ्लिप करोगे तो क्या बनेगा? चेयर फॉर्म बनेगा। चेयर फॉर्म को यदि आपने ऐसे फ्लिप किया था तो हाफ चेयर बना था, और हाफ चेयर को आप ऐसे फ्लिप करोगे तो क्या बनेगा? चेयर फॉर्म बनेगा, बट उल्टी डायरेक्शन से। क्या होगा यहाँ पे? देखो, इस बार क्या होगा, ये बॉन्ड बड़ा था ना, अब ये छोटा हो जाएगा, और ये बॉन्ड छोटा था, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ये बॉन्ड छोटा था, अब ये बड़ा हो जाएगा, और ये बॉन्ड बड़ा था, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे कैसे, पहले आप समझिए। ऐसा चेयर फॉर्म बन के आएगा। ठीक है, चेयर को फ्लिप किया तो हाफ चेयर, हाफ चेयर को फ्लिप किया तो बोट, बोट को फ्लिप किया तो हाफ चेयर, हाफ चेयर को फिर से फ्लिप किया तो बोट। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है। ठीक है ना, ये बॉन्ड बड़ा, यहाँ पे ये बॉन्ड छोटा, यहाँ पे ये बॉन्ड छोटा, ये बॉन्ड बड़ा, यहाँ पे ये बॉन्ड छोटा, यहाँ पे बड़ा, और ये यहाँ पे बड़ा, और ये छोटा। ये कैसे हो रहा है, इन दोनों को एक्सप्लेन भी करेंगे बाद में। बाकी सारी चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर उसके लिए 3D व्यू चाहिए, और हम 2D में कैसे 3D को एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि चेयर फॉर्म को हम फ्लिप करके हाफ चेयर बना सकते हैं, हाफ चेयर को हम फ्लिप करके बोर्ड बना सकते हैं, बोर्ड को फ्लिप करके हम फिर से बोर्ड को फिर से फ्लिप करेंगे तो क्या बनेगा? हाफ चेयर बनेगा, पर डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अब फिर से हाफ चेयर को हम फ्लिप करेंगे तो क्या बनेगा? बोर्ड फॉर्म बनेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? तो इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल जो होता है फ्रेंड, वो होता है आपका हाफ चेयर। हाफ चेयर जो होता है आपका, वो लीस्ट स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाफ चेयर के जितने भी एटम हैं, रिंग के जितने भी एटम हैं, वो एक ही प्लेन में होते हैं। हाफ चेयर के रिंग के जितने भी एटम होते हैं वो एक ही प्लेन में होता है, इसलिए इसमें मैक्सिमम रिपल्शन होता है। इसमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके एटम जो है, सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में हैं, इसलिए हाफ चेयर जो होता है ये लीस्ट स्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म होता है? चेयर फॉर्म। हम पढ़ चुके हैं कि साइक्लोहेक्सेन का कौन सा फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है? चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो चेयर फॉर्म जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इतना समझ में आया? सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल कौन सा फॉर्म होता है? हाफ चेयर। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? आपका चेयर फॉर्म। और हाफ चेयर से ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो बोट फॉर्म होता है, वो होता है आपका बोट फॉर्म। अब बोट फॉर्म इतना ज़्यादा अनस्टेबल क्यों होता है? सबसे ज़्यादा तो नहीं होता है, फिर भी अनस्टेबल तो है ना। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल तो होता है आपका हाफ चेयर, फिर भी बोट फॉर्म भी हाफ चेयर के बाद ही आता है, ये भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इसका रीजन क्या है? तो देखो, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन होगा, तो इस कार्बन के हाइड्रोजन और इस कार्बन के हाइड्रोजन में क्या होगा? रिपल्शन होगा। इस कार्बन का हाइड्रोजन और इस कार्बन का हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होगा, इसलिए इनके बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन के कारण क्या होगा? ये बोट फॉर्म जो है ये अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन होने के कारण बोट फॉर्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा नहीं होता है, ये भी ठीक ठाक अनस्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन होता है? आपका चेयर फॉर्म। एक और फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड बोर्ड। इसमें हम क्या करते हैं? बोर्ड को हम ट्विस्ट कर देते हैं। जो बोर्ड फॉर्म है उसको ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट करने का क्या मतलब है कि ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है, इसको हम प्लेन से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे देखिए, समझ लीजिए ये दोनों बॉन्ड है ना, तो इन दोनों बॉन्ड को हम क्या करते हैं? ऐसे प्लेन से बाहर निकाल लेते हैं। ये भी प्लेन में है, इसको उठा के ऐसे प्लेन से बाहर निकाल लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे जो एटम है उससे कनेक्ट था, तो हाइड्रोजन भी आपका प्लेन से बाहर आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। फील कर पा रहे हैं आप? देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे था, इसको उठा के मैंने बाहर निकाल लिया, तो हाइड्रोजन भी बाहर आ गया, और इन दोनों बॉन्ड को क्या करूँगा? मैं उठा के पीछे रख दूंगा। इन दोनों बॉन्ड को क्या करूँगा? इस प्लेन से उठा के पीछे रख दूंगा, तो ये हाइड्रोजन पीछे चले जाएगा, ये हाइड्रोजन आगे आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन पीछे चले जाएगा। तो वो जो
फॉर्म बनेगा उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड बोर्ड। बोर्ड को आपने क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, इसको ऐसे प्लेन से बाहर कर दिया, इसको ऐसे मोड़ के आपने प्लेन से बाहर कर दिया और इसको आपने मोड़ के प्लेन से पीछे कर दिया। समझ में आ रहा है? ऐसे इसको मोड़ के प्लेन से बाहर और इसको ऐसे मोड़ के प्लेन से पीछे, तो कौन सा फॉर्म बनेगा, वो बनेगा ट्विस्टेड बोर्ड या ट्विस्ट बोर्ड। तो ट्विस्ट बोर्ड की जो स्टेबिलिटी होती है वो बोर्ड फॉर्म से ज़्यादा होती है, क्योंकि बोर्ड फॉर्म जो था ये अनस्टेबल था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन था। अब जैसे ही आपने बोर्ड को ट्विस्ट करके ट्विस्टेड बोर्ड बनाया तो इसमें हाइड्रोजन आगे आ गया और ये हाइड्रोजन पीछे चले गया, तो दो हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिपल्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ चेयर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि हाफ चेयर में जितने भी एटम हैं वो एक ही रिंग में होते हैं। हाफ चेयर के जितने भी एटम होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, रिंग के जितने भी एटम वो एक ही प्लेन में होते हैं, इसलिए इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हाफ चेयर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। बोर्ड भी अनस्टेबल होता है पर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म नहीं होता है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म चेयर फॉर्म होता है। बोर्ड फॉर्म क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में रिपल्शन होता है, इस कारण बोर्ड फॉर्म अनस्टेबल होता है। अब इस रिपल्शन को हम कम कर सकते हैं, कैसे? बोर्ड को ट्विस्ट करके इन दोनों बॉन्ड को मोड़ के हम बाहर निकालेंगे और इन दोनों बॉन्ड को मोड़ के हम पीछे कर देंगे। जिससे क्या होगा, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और इन दोनों हाइड्रोजन के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिपल्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगा तो ट्विस्टेड बोर्ड जो है बोर्ड से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है आपका? चेयर फॉर्म जो होता है, सॉरी ये बोर्ड फॉर्म लिखा है, ये चेयर फॉर्म है। चेयर फॉर्म जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है? चेयर फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड? तो ये आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना है, सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल हाफ चेयर, सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म, हाफ चेयर के बाद जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है वो होता है बोर्ड, बोर्ड से थोड़ा स्टेबल होता है ट्विस्टेड बोर्ड, और चेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये भी आपको रीजन पूछ सकता है कि ट्विस्टेड बोर्ड जो है वो बोर्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है, उसका रीजन क्या है? ट्विस्टेड बोर्ड में हम दो बॉन्ड को ट्विस्ट करके प्लेन से बाहर कर देते हैं और दो बॉन्ड को ट्विस्ट करके प्लेन के अंदर कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है और रिपल्शन कम हो जाता है, इसलिए ट्विस्टेड बोर्ड जो होता है वो बोर्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा फ्रेंड कि ये जो चेयर फॉर्म है, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है, इसको हम ट्विस्ट करके क्या कर रहे थे, चेयर फॉर्म से चेयर फॉर्म बना रहे थे, इसको हम ट्विस्ट करके चेयर फॉर्म से चेयर फॉर्म बना रहे थे। तो इसका ट्विस्ट करने से क्या हो रहा था कि इसके ट्विस्ट करने से जो नया चेयर फॉर्म बन रहा था उसमें ये बॉन्ड छोटा हो जा रहा था और ये बॉन्ड जो था वो बड़ा हो जा रहा था। तो ये बॉन्ड छोटा और ये बॉन्ड आपका बड़ा, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बॉन्ड जो है बड़ा हो जा रहा था और ये बॉन्ड जो है छोटा हो जा रहा था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था। अब सोचिए स्ट्रक्चर कैसे बना, तो इसको क्या करना है, फ्लिप करना है, इसको आपको फ्लिप करना है, इसको आप 180 डिग्री फ्लिप कर दीजिए, इसको ऐसे उठाइए और इसको ऊपर लेके चले जाइए। देखिए इसको ऐसे उठाइए, इसको ऊपर लेके चले जाइए, तो ये बॉन्ड ऊपर पहुंच जाएगा और ये बॉन्ड नीचे पहुंच जाएगा। तो देखिए इसको इन दोनों कार्बन को उठाया और उठा के ऐसे पलट दिया, तो देखो ये बॉन्ड ऊपर चले जाएगा, ये रहा, ये भी ऊपर चले जाएगा, तो ये बड़ा बन गया, ये फिर नीचे आ जाएगा, तो ये रहा ये और ये। समझ में आया? इन दोनों को उठाओ, उठा के ऐसे पलट दो, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, छोटा बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, बड़ा बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, बड़ा बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, छोटा बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? और क्या होगा, देखो यदि आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6, तो जैसे मैं इसको ऐसे उठा के पलटूंगा तो ये 4 ये हो जाएगा, फिल कर पा रहे हैं, ये 4 हो जाएगा और 2 आपका ये हो जाएगा, 1 जो है आपका ये हो जाएगा, 3 जो है आपका ये हो जाएगा और 6 आपका ये हो जाएगा और 5 आपका ये हो जाएगा। फिल कीजिए, इसको उठा के ऐसे पलट दूँ, 180 डिग्री इसको पलट दूँ, तो ये 1 ऊपर था अब नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 6 नीचे 3 ऊपर,
4 नीचे 5 ऊपर, 5 ऊपर था तो यहाँ पे 5 नीचे, यहाँ पे 4 नीचे था तो 4 ऊपर। अब जरा फिल कीजिए, पलट के देखिए, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिल हुआ। इसके साथ एक और चेंज होगा, जो आपका एक्सियल बॉन्ड था, जो आपका एक्सियल बॉन्ड था फ्रेंड, वो इक्वेटोरियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, जो आपका एक्सियल बॉन्ड था वो इक्वेटोरियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि समझ लीजिए पहले वाले कार्बन पे CH3 है एक्सियल पोजीशन पे, तो पहले वाले कार्बन पे CH3 रहेगा, पर इस बार इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ लीजिए ये 5वें वाले कार्बन पे एक्सियल पोजीशन पे आपका ET था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। 5वें वाले कार्बन पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका ET था, तो यहाँ पे 5वें वाले कार्बन पे एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा आपका ET आ जाएगा। तो एक और चेंज होगा यहाँ पे, जो एक्सियल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सियल बॉन्ड जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया फ्रेंड? आप फील कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? इसको आप उठा के पलट दीजिए 180 डिग्री। देखिए ये पहले 1 था तो ये नीचे आ जाएगा, और ये 2 ऊपर चले जाएगा। ये 4 पहले नीचे था, अब 4 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पलट के इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं। 3 नीचे था, 3 ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा। 6 ऊपर था, यहाँ पे 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, पूरा अच्छे से फील हो रहा है आपको? और क्या होगा, एक्सियल बॉन्ड जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका एक्सियल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट है अभी तक? बताइए फ्रेंड, इसमें आपको कोई भी डाउट अभी तक नहीं है? ठीक है, चलिए अब ये देखो, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है कि नहीं? इससे हम ये बना सकते हैं और इससे हम ये बना सकते हैं। इसको फ्लिप करके ये बना सकते हैं और इसको फ्लिप करके ये बना सकते हैं। तो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अब जहाँ जहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है वहाँ पे होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे फ्लिप करके हम ये बना सकते हैं, इससे फ्लिप करके ये बना सकते हैं। तो रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट बना सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। जहाँ जहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है वहाँ पे होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट, और आर का मतलब है रिएक्टेंट। अभी तक कुछ भी डाउट नहीं? अब देखिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। सोचिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि प्रोडक्ट ज़्यादा और रिएक्टेंट कम, मान लेते हैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 3 है, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 2 है। मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा और रिएक्टेंट कम, मतलब ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा कैसा आएगा? 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। पर सोचिए यदि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट 3 है, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो उस केस में जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो कितना होगा? 1 से छोटा होगा, 0.67 होगा। तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। यदि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से ज़्यादा है या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, और यदि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से कम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा 1 से कम होगा। आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है फ्रेंड वो 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कब? जब इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए, जब आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी 3 हो जाए और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन भी 3 आ जाए, तब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? 1 होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तीनों वैल्यू हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 1 से ज़्यादा कब होगा?
जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा, है कि नहीं। जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तब आपका 1 से ज़्यादा होगा, मतलब ये इससे बड़ा हो। और 1 से कब छोटा होगा, जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से कम हो, मतलब प्रोडक्ट छोटा हो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन छोटा हो और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है बड़ा हो, उस केस में 1 से कम होगा। कोई भी डाउट फ्रेंड अभी तक बताइए, कोई भी डाउट नहीं। 1 कब होगा, जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो। जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो तब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। बताइए फ्रेंड, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं। चलिए एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हम क्या कर रहे हैं, रिंग फ्लिपिंग। हम साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म को फ्लिप करके साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बना रहे हैं। हमने फ्लिप करने का एक नया तरीका निकाला है। हम क्या करेंगे, इसको उठा के 4 और 2 वाले कार्बन को उठा के ऐसे पलट देंगे, तो उससे हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर चले जाएगा। साथ में एक और चेंज होगा, जो भी आपका एक्सियल बॉन्ड था वो इक्वेटोरियल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे पहले कार्बन पे CH3 पहले एक्सियल बॉन्ड से कनेक्ट था, अब CH3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से कनेक्ट है पहले कार्बन पे ही, पर अब इक्वेटोरियल बॉन्ड से कनेक्ट है। 5वें कार्बन पे पहले इथाइल जो था वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से कनेक्ट था, अब जो 5वें कार्बन पे इथाइल है वो एक्सियल बॉन्ड से कनेक्ट है। क्यों, एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो एक्सियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो एक्सियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। यहाँ पे आप रिएक्टेंट को फ्लिप करके प्रोडक्ट बना सकते हो और फिर से आप प्रोडक्ट को फ्लिप करके रिएक्टेंट बना सकते हो। फिर से मैं इसको उठा के यदि पलटूंगा तो फिर से रिएक्टेंट बन जाएगा। तो रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हो। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। जहाँ जहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन आता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट भी आता है। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तीनों वैल्यू हो सकता है, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और एग्जैक्ट 1 भी हो सकता है। 1 से बड़ा कब होगा, जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा हो, जब ऊपर वाला कॉन्सेंट्रेशन नीचे वाले कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, नीचे वाले कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो तब 1 से ज़्यादा होगा। और ऊपर वाले प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे वाले प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से कम हो तो उसमें 1 से कम होगा, और जब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो तो एग्जैक्ट 1 होगा। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा कब होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बताइए फ्रेंड, रिएक्टेंट से ज़्यादा कब होगा, जब आपका प्रोडक्ट स्टेबल है। जब आपका प्रोडक्ट स्टेबल है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा है। प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है और रिएक्टेंट से ज़्यादा है तो उस केस में जो होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होता है सोल्यूशन में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है कि नहीं। जो ज़्यादा स्टेबल होता है सोल्यूशन में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। यदि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट जो है आपका स्टेबल है। और यदि प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा है, यदि आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा है इसका मतलब रिएक्टेंट स्टेबल है, रिएक्टेंट स्टेबल है। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो मतलब दोनों इक्वली स्टेबल है। जितना प्रोडक्ट स्टेबल है उतना ही आपका रिएक्टेंट भी स्टेबल है, उतना आपका रिएक्टेंट भी स्टेबल है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार लिख लीजिए। मिटा दूँ, चलिए तो चलिए यदि मैं इसको रिएक्टेंट बोलूँ फ्रेंड और इसको मैं प्रोडक्ट बोलूँ, और यदि प्रोडक्ट स्टेबल है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट आपका स्टेबल है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट से ज़्यादा है
जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। यदि आपका रिएक्टेंट स्टेबल है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो इस केस में जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, उस केस में जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो प्रोडक्ट से कम होगा, उस केस में जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो प्रोडक्ट से कम होगा। मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब प्रोडक्ट कम हो चुका है ना, तो रिएक्टेंट ज़्यादा हो चुका है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से कम। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वली स्टेबल है, जितना आपका प्रोडक्ट स्टेबल है उतना ही रिएक्टेंट स्टेबल है। मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में इक्वल है, तो उस केस में जो आपका के इक्विलिब्रियम होगा वो 1 होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं। जैसे इन दोनों में हमें पता करना है, तो हम देखेंगे यदि प्रोडक्ट स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा, यदि रिएक्टेंट स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों इक्वली स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1। तो पहले इसके लिए पता करते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है कि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो यहाँ पे CH3 जो है आपके एक्सियल पोजीशन पे है और ET जो है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे जो इथाइल है वो आपका एक्सियल पोजीशन पे है और CH3 जो है ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है कि नहीं फ्रेंड? यहाँ पे CH3 एक्सियल पे और इथाइल इक्वेटोरियल पे, और यहाँ पे इथाइल एक्सियल पे और CH3 इक्वेटोरियल पे। दोनों में से कौन बल्कि ग्रुप है? इथाइल बल्कि ग्रुप है या CH3 बल्कि ग्रुप है? मेरे ख्याल से तो इथाइल बल्कि ग्रुप है। इथाइल जो होता है वो CH3 से बड़ा होता है, तो इथाइल बल्कि ग्रुप है। तो आपको बल्कि ग्रुप को कहाँ पे रखना है? बल्कि ग्रुप को आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, आपको बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना है कि नहीं? आपके साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आपको बल्कि ग्रुप को कहाँ पे रखना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना है। तो यहाँ पे तो आपका बल्कि ग्रुप जो इथाइल है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, पर यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप आपका इथाइल है वो तो एक्सियल पोजीशन पे है। यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे और यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे। बल्कि ग्रुप कहाँ पे स्टेबल होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे बल्कि ग्रुप जो होता है वो स्टेबल होता है। मतलब ये वाला जो फॉर्म है इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला जो है इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। रिएक्टेंट जब स्टेबल है प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट से, मतलब रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है प्रोडक्ट से। जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन फ्रेंड प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है, मतलब रिएक्टेंट जब स्टेबल होता है, तब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो होती है 1 से ज़्यादा होती है, 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। तो यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम होगा वो 1 से कम होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो 1 से कम होगा। समझ में आया फ्रेंड? बताइए, समझ में आ रहा है ना? काफ़ी आसान है ना? बस आपको चेक करना है कि प्रोडक्ट स्टेबल है, रिएक्टेंट स्टेबल है। यदि प्रोडक्ट स्टेबल है तो के इक्विलिब्रियम 1 से ज़्यादा, और यदि रिएक्टेंट स्टेबल है तो के इक्विलिब्रियम 1 से कम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। चलिए करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको बताना है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1 से ज़्यादा होगा, इक्वल टू 1 होगा, या 1 से छोटा होगा। चलिए बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से छोटा, इक्वल टू 1, या 1 से बड़ा?
चलिए बताइए फ्रेंड, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से छोटा 1 से बड़ा या इक्वल टू 1। तभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे CH3 कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे, CH3 आपका बल्कि ग्रुप है और यहाँ पे CH3 जो है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। CH3 एक बल्कि ग्रुप है तो कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, एक्सियल या इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें इक्वेटोरियल पे है तो इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से, जो आपका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से, तो इस केस में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा और आपका जो के इक्विलिब्रियम होगा 1 से ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा होता है तो आपका के इक्विलिब्रियम जो होता है 1 से ज़्यादा हो जाता है। इसमें बताइए, तो ये आपका बल्कि ग्रुप है कि नहीं, ये बल्कि ग्रुप है तो मिथाइल है, ये आपका मिथाइल है और ये आपका है बल्कि ग्रुप, ठीक है। ये 3 कार्बन का है और ये 1 ही कार्बन का है। ये कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ पे एक्सियल पे है और ये आपका इक्वेटोरियल पे है। यहाँ पे बताइए, तो ये मिथाइल जो है आपका इक्वेटोरियल पे है और ये बल्कि ग्रुप जो है, सॉरी मिथाइल जो है एक्सियल पे है, मिथाइल आपका एक्सियल पे है और ये बल्कि ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पे है। और कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसमें बल्कि ग्रुप एक्सियल पे हो या बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे हो, तो वो वाला फॉर्म जिसमें बल्कि ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो कि इसमें है, इसमें तो एक्सियल पे आपका बल्कि ग्रुप, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो प्रोडक्ट यदि ज़्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा रिएक्टेंट से। और जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा हो जाए फ्रेंड, तो के इक्विलिब्रियम 1 से ज़्यादा होगा या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस आपको ये चेक करना है फ्रेंड कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है या रिएक्टेंट। यदि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो के इक्विलिब्रियम 1 से ज़्यादा, और यदि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है तो के इक्विलिब्रियम 1 से कम। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है आपको? चलिए सही से बनानी है, सही से बनाऊँ क्या, रहने दो इसे। चलिए क्या ही करना है, तो इथाइल आपका यहाँ पे और यहाँ पे इथाइल एक्सियल पे। ठीक है, चलिए बताइए, इक्वल टू 1, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1। और इसका जो फ्लिपिंग फॉर्म बनेगा, इसमें ये बॉन्ड छोटा और ये बॉन्ड बड़ा, इसमें ये बॉन्ड बड़ा और ये बॉन्ड छोटा, और यहाँ पे F इक्वेटोरियल पे और यहाँ पे OH आपका इक्वेटोरियल पे।
चलिए बताइए फ्रेंड। तभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये दोनों जो है ये बल्कि ग्रुप है, दोनों इथाइल है, दोनों आपका बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे और एक बल्कि ग्रुप एक्सियल पे। तो यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे और एक बल्कि ग्रुप एक्सियल पे। यहाँ पे बताइए, तो एक बल्कि ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पे है और दूसरा बल्कि ग्रुप एक्सियल पे, दोनों सेम है। इसमें भी एक बल्कि ग्रुप एक्सियल पे और दूसरा इक्वेटोरियल पे, यहाँ पे भी एक एक्सियल पे और दूसरा इक्वेटोरियल पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन का जो रिएक्टेंट होगा सेम है, तो दोनों में सेम ही कंडीशन है। एक एक बल्कि ग्रुप एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, सेम होगा। और जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए तो अब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है। तो इस केस में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, 1 होगा। यहाँ बताइए, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या गलती किया होगा कि देखो सर, यहाँ पे जो आपका दोनों बल्कि ग्रुप है वो एक्सियल पे है कि नहीं, और यहाँ पे जो दोनों बल्कि ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो दोनों बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्टेंट से, या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा रिएक्टेंट से। इस केस में जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1 से ज़्यादा हो जाएगा। आपने भी यही किया है कि नहीं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, देखो फ्रेंड, जब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तब तक मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों जो ग्रुप होंगे वो एक्सियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होंगे, है कि नहीं। जब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी तब तब आपका जो दोनों ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा यहाँ पे, इसलिए जो ये वाले मॉलिक्यूल का जो स्टेबिलिटी है इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, या होगा भी तो इससे कम होगा। यहाँ पे दो ग्रुप के बीच का डिस्टेंस कम है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसलिए जो इसकी स्टेबिलिटी होगा उससे ज़्यादा होगा। तो रिएक्टेंट आपका ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट से, तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट से। तो इस केस में जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1 से कम हो जाएगा। जब रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होता है प्रोडक्ट से तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो 1 से कम होता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन नहीं था तो आपको पता ही था, जब दोनों ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो तो उस केस में दोनों ग्रुप जब भी एक्सियल पोजीशन पे रहेंगे तो वो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको रिंग फ्लिपिंग के। क्या याद रखना है, जब रिंग फ्लिप होगा तो एक्सियल बॉन्ड जो है वो आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो आपका एक्सियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए एक दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ जो कि आप एग्ज़ाम में गलत कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम में गलत करके आएंगे। यहाँ पे ET है, यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पे आपका CH3 है। तो साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है आपको। जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है, इसके लिए साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में आपको मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या बनाएंगे कि सर मोस्ट स्टेबल बनाना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये तीनों ग्रुप है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जो फर्स्ट कार्बन का इथाइल है उसको हम इक्वेटोरियल पे रख देते हैं। सेकंड कार्बन का जो मिथाइल है उसको भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देते हैं। और ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अब फोर्थ कार्बन पे जो मिथाइल है उसको भी इक्वेटोरियल पे रख देते हैं। और आपने हमें पढ़ाया है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एक्सियल से। जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एक्सियल से। तो हमारा जितना भी ग्रुप है सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ये आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड, इसमें क्या करना है आपको, सारे कंडीशन को भी तो इसमें पूरा होना चाहिए ना। जो भी यहाँ पे कंडीशन है वो भी इसमें पूरा होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे ET और CH3 ये सिस फॉर्म है। कैसे पता चला, ET और CH3
यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डैश 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 दिख रहा है नहीं, तो मतलब ये दोनों जो है ना ये सेम साइड है। यदि ये आपका साइक्लोहेक्सेन इस बोर्ड के प्लेन में है तो आपका ET और CH3 दोनों ऐसे प्लेन से बाहर है, तो ET और CH3 जो है फ्रेंड ये सेम साइड है, मतलब ये सिस है। यदि इसमें ET और CH3 सिस है तो इसमें भी आपका ET और CH3 सिस फॉर्म होना चाहिए। चेक कीजिए इसमें है कि नहीं। पहली बात देखिए, ET और CH3 जो है दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ET और CH3 जो है दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो उस केस में हम कैसे चेक करेंगे सिस फॉर्म, डिफरेंस लेंगे। तो ये आपका 4E है और 1E है, तो डिफरेंस ले लेंगे ना, 3 आएगा। और ऐड करेंगे 1 कि नहीं करेंगे। जब एक एक्सियल पे हो और दूसरा इक्वेटोरियल पे हो तब 1 ऐड करते हैं। इस केस में दोनों तो इक्वेटोरियल पे हैं तो 1 ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर का डिफरेंस ले लेंगे। तो नंबर का डिफरेंस क्या है आपका 3 में क्या होगा ट्रांस, 3 में क्या होगा फ्रेंड ट्रांस। जबकि इस स्ट्रक्चर में ET और CH3 तो सिस फॉर्म है, ET और CH3 जो है सिस फॉर्म है, पर यहाँ पे आपने जो बनाया मोस्ट स्टेबल फॉर्म उसमें तो ट्रांस आ रहा है। तो यहाँ पे जितना कंडीशन है वो भी पूरा होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो रहा है। और मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम में यही स्ट्रक्चर बना के आएंगे। इसमें एग्जामिनर आपको बोलेगा कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाइए, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, जितने भी ग्रुप है सबको इक्विवेलेंट पोजीशन पर रख के आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये स्टेबल फॉर्म तो है, पर ये कंडीशन पूरा हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे ET और CH3 सिस फॉर्म है और इसमें ट्रांस है। ET CH3 सॉरी ये CH3 है ना, ET और CH3 जो है यहाँ पे वो कैसा है, ये ट्रांसफॉर्म है। ET CH3 यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है। ET जो है वो प्लेन के बाहर होगा, देखो देखिए यहाँ पे यदि ET जो है ना ये प्लेन से ऐसे बाहर होगा और CH3 जो होगा वो प्लेन से अंदर होगा ऐसे। तो यहाँ पे इथाइल और CH3 जो है इस स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म है, इसमें भी ट्रांस होना चाहिए। तो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, दोनों के दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो नंबर को सिर्फ हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 2E 1E, 2 में से 1 गया तो 1 के साथ क्या आता है ट्रांस आता है। तो यहाँ पे भी इथाइल CH3 ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पे भी इथाइल CH3 ट्रांसफॉर्म में। तो ये वाला कंडीशन तो दोनों में पूरा हो रहा है। ये CH3 और CH3 के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे दोनों CH3 ट्रांसफॉर्म में, ये प्लेन के बाहर और ये प्लेन के अंदर है, तो ये दोनों ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे है, तो पहले नंबर लिखते हैं। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 3E यहाँ से नंबरिंग, ये दोनों ग्रुप के है ना, तो अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 3E और 1E, 3E को 1 2 3, 3E और 1E, तो 3E 1E, 3 में से 2 गया 1 गया तो 2 है। 2 में क्या बनेगा सिस बनेगा। इन दोनों में ये ट्रांस है और यहाँ पे सिस बन रहा है। इवन है, इवन में क्या बनता है फ्रेंड सिस बनता है। तो देखो ये दोनों इसमें ट्रांस है, इसमें ये दोनों ट्रांस है, ये दोनों इसमें सिस है पर इसमें ये दोनों ट्रांस आ रहा है। ये दोनों इसमें कैसा आ रहा है आपका, ये दोनों इसमें आपका सिस फॉर्म आ रहा है, ट्रांसफॉर्म आ रहा है, और इसमें भी ट्रांसफॉर्म है क्या, हाँ इसमें ट्रांसफॉर्म है। तो इन दोनों के लिए सही आ रहा है, इन दोनों के सही आ रहा है, पर इसके लिए गलत आ रहा है, इसलिए ये इसका सही स्ट्रक्चर नहीं होगा। आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म तो बनाना ही है, पर ये तीनों कंडीशन भी पूरा करना है कि इथाइल CH3 जो है वो ट्रांसफॉर्म में होना चाहिए, CH3 ये आपका ट्रांसफॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और इथाइल और CH3 जो आपका सिस फॉर्म है, ये इथाइल और ये CH3 जो है सिस फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है ऑप्शन में जहाँ पे ये कंडीशन भी पूरा हो, जहाँ पे ये कंडीशन भी पूरा हो। जैसे देखिए यदि आपके ऑप्शन में ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ET, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका CH3, यदि आपके ऑप्शन में ये वाला स्ट्रक्चर है तो चेक कीजिए क्या इसके लिए सारा कंडीशन पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ET CH3 है वो ट्रांस में, यहाँ पे चेक करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों इक्विटोरियल पोजीशन पे है, तो इसमें तो सीधा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2E 1E,
दोनों इक्वेटोरियल पे या दोनों एक्सियल पोजीशन पे हो तो सीधा नंबर का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 2 - 1 1, तो 1 क्या है आपका ऑड, तो आएगा ट्रांस। यहाँ पे भी आपका EtCH3 ट्रांस है और यहाँ पे भी आपका EtCH3 ट्रांस है। चलिए उसके बाद इसके लिए चेक कीजिए CH3 यहाँ पे ट्रांस है तो यहाँ पे भी ट्रांस बनना चाहिए। तो अब यहाँ से हम नहीं करेंगे 1 2 3, और देखो ये कौन सा फॉर्म है, ये इक्वेटोरियल पे और ये एक्सियल पे। ये तो सेकंड कंडीशन हो गया, यहाँ पे एक इक्वेटोरियल पे और एक एक्सियल पे हो तो इसमें 1 ऐड करते हैं। तो ये आपका एक्सियल पे है, पहले ये आपका इक्वेटोरियल पे, तो 1 इक्वेटोरियल और 3 एक्सियल, तो 1 इक्वेटोरियल और 3 एक्सियल। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना फ्रेंड, इन दोनों के लिए कर रहे हैं तो 1 2 3, तो 1 आपका इक्वेटोरियल पे और 3 एक्सियल पे, 3 - 1 2, और इसमें 1 ऐड करेंगे क्योंकि एक एक्सियल पे है और एक इक्वेटोरियल पे है, तो 2 + 1 3। 3 में 3 क्या आपका ऑड नंबर है, 3 आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में क्या होता है, सिस या ट्रांस होता है। इसमें भी आपका CH3 ट्रांस है क्योंकि CH3 प्लेन के अंदर है और ये CH3 बाहर है। इसमें भी आपका CH3 ट्रांस है। तो इथाइल CH3 इसमें भी ट्रांस है, इसमें भी ट्रांस है, CH3 इसमें भी ट्रांस है, इसमें भी ट्रांस है। इतना समझ में आया फ्रेंड, बताइए आया समझ में। चलिए अब हम चेक करते हैं इथाइल CH3 के लिए। तो इथाइल CH3 इसमें क्या है, सिस है, तो इसमें भी सिस होना चाहिए। इसमें भी आपका इथाइल CH3 जो है सिस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इथाइल इक्वेटोरियल पे और यहाँ पे CH3 एक्सियल पे, मतलब सेकंड कंडीशन है। एक आपका एक्सियल पे और एक आपका इक्वेटोरियल पे, एक आपका एक्सियल पे और दूसरा इक्वेटोरियल पे। तो 1E और 4A, एक आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एक आपका एक्सियल पोजीशन पे। तो पहले नंबर का डिफरेंस लेते हैं, तो 4 - 1 3, और इसमें एक ऐड भी करेंगे क्योंकि एक एक्सियल वाला है तो दूसरा इक्वेटोरियल वाला है, तो इसमें एक ऐड भी करेंगे। तो 3 + 1 4, 4 क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिस। मतलब इसमें इथाइल और CH3 कैसा है, सिस है। इसमें भी आपका इथाइल और CH3 सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा कंडीशन पूरा हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, वो गलत वाला ऑप्शन टिक करके आएंगे क्योंकि उनको ये याद रहता है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है उसमें ग्रुप आपका मोस्ट स्टेबल होता है, उसके साथ कंडीशन भी तो पूरा होना चाहिए ना। यहाँ पे जो कंडीशन उसको भी तो पूरा करना है, तो इसमें हो रहा है, इसलिए आपका ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए बताइए, यहाँ पे मैं 2 फॉर्म बना रहा हूँ, आप बताना कि इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है। ठीक है, आपका ए है और बी। बताइए ए और बी में से मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, जितने भी ग्रुप है सबको क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देंगे। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने पे आपको भी तो चेक करना है ना कंडीशन पूरा हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे ET और CH3 सेम साइड है तो सिस है, क्या इसमें सिस है, देखो 1 2 1 2, तो यहाँ पे CH3 इक्वेटोरियल पे और ET इक्वेटोरियल पे, तो 1 इक्वेटोरियल और यहाँ पे 2 इक्वेटोरियल, तो 2 - 1 तो 1,
और इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो ये तो हो गया आपका ट्रांस, क्योंकि 1 ऑड नंबर है और इसमें तो सिस है, तो यहाँ पे कंडीशन ही कहाँ पूरा हो रहा है, कंडीशन पूरा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसमें चेक करते हैं, तो इथाइल और CH3 यहाँ पे कैसा है आपका, इथाइल और CH3 आपका सिस फॉर्म में है, तो यहाँ पे चेक करते हैं सिस फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पे जो इथाइल है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और यहाँ पे आपका CH3 एक्सियल पोजीशन पे है, मतलब पहला जो इथाइल है वो इक्वेटोरियल पे है और CH3 जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 - 1, तो 1 और +1, क्यों, क्योंकि एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, तो 1 प्लस करना पड़ेगा, 1 और 1 2, 2 एक इवन नंबर है कि फ्रेंड ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इसका मतलब इथाइल CH3 इसमें क्या है, सिस फॉर्म है, तो इसमें भी सिस फॉर्म था और इसमें भी सिस फॉर्म था। यहाँ पे बताइए इथाइल और इस CH3 के लिए, तो इथाइल और CH3 आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म है, ये प्लेन से बाहर है और ये प्लेन से अंदर है। इसमें चेक करते हैं, तो ये रहा इथाइल और ये रहा आपका CH3, तो ये आपका इक्वेटोरियल पे है और ये भी आपका इक्वेटोरियल पे है, तो 1 इक्वेटोरियल और 4 इक्वेटोरियल, 1 इक्वेटोरियल और 4 इक्वेटोरियल, यहाँ पे दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो सिर्फ नंबर का डिफरेंस लेंगे, तो 3 कैसा है फ्रेंड, ऑड या इवन, ऑड, तो जब नंबर ऑड तो सिस या ट्रांस, ट्रांस ट्रांस, तो इथाइल और CH3, ये इथाइल पहला इथाइल और चौथा CH3 कैसा है, ट्रांसफॉर्म में। यहाँ पे देखिए चौथे कार्बन पे जो CH3 और पहले कार्बन जो इथाइल है वो भी ट्रांसफॉर्म में है, तो 2 कंडीशन पूरा हो चुका है। तीसरा किसके लिए चेक करना है, इस CH3 और इस CH3 के लिए, तो इसमें ये CH3 और ये CH3 दोनों ट्रांसफॉर्म है, ये CH3 प्लेन के बाहर है और ये प्लेन के अंदर है, तो इस CH3 और इस CH3 के लिए चेक करते हैं। बाकी 2 कंडीशन तो पूरा हो चुका है, तो ये 1 ये 2 3, तो यहाँ पे 3 जो है वो इक्वेटोरियल पे है और 1 जो है आपका एक्सियल पे, 1 एक्सियल पे और 3 इक्वेटोरियल पे है, तो नंबर का डिफरेंस लेना है, तो 3 - 1 2, 3 - 2 1 2, अब +1 भी करेंगे फ्रेंड, क्यों करेंगे, क्योंकि एक एक्सियल है और दूसरा इक्वेटोरियल है, तो 3 - 1 2 और +1, तो 3 क्या एक ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो ट्रांस, तो आपका ये और ये ट्रांसफॉर्म है, तो सारा कंडीशन पूरा हो गया, चेक कर लिया, ये दोनों इसमें सिस में उसमें भी सिस में था, ये दोनों इसमें ट्रांस है उसमें भी ट्रांस में थे, ये दोनों इसमें ट्रांस है उसमें भी ट्रांस में थे, तो इसमें सारा कंडीशन पूरा हो रहा है, इसलिए बी जो है आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, ए नहीं होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम में यही टिक करके आएंगे क्योंकि उनको लगता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल पोजीशन होता है, तो सारे ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन में रखना है। देखो ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना तो है, पर साथ में कंडीशन भी तो पूरा होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो रहा है, इसमें पूरा हो रहा है, इसलिए आपका जो बी होगा वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, तो यही था फ्रेंड आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कन्फॉर्मर्स कंप्लीट कर लिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।